ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि आज की ये कहानी सच में आपको डर का एहसास कराने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गोपाल है और मैं औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। पिछले 17 सालों से मैं एक ही रूट पर साइकिल चलाकर गांव-गांव चिट्ठियां बांटता आ रहा हूं। सुबह नाश्ते के बाद सरकारी थैले को कंधे पर टांग कर निकल पड़ता हूं। कहीं स्कूल से आया नियुक्ति पत्र, कहीं बेटे की लिखी माँ को चिट्ठी, तो कहीं किसी जवान की पोस्टिंग की खबर। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, मैं रिश्ते बांटता हूं, इंतजार और उम्मीद बांटता हूं। किसी की आंखें खुशी से भर जाती हैं, किसी की आवाज कांप जाती है। एक कागज कितना कुछ कह जाता है। मेरी पत्नी सुगंधा और मेरे 2 बच्चे मोहित और गिन्नी मेरी दुनिया है। हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी है उसमें संतोष है। सुगंधा अक्सर कहती है, कभी कोई नया रूट मांग लो गोपाल, वही वही रास्ता, वही वही लोग। अब तो सपना भी उसी गांव का आता होगा। मैं हंसकर टाल देता हूं, मुझे आदत हो गई है इस सादगी की। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। डाकखाने के हेड बाबू ने आवाज दी, गोपाल, आज एक नई ड्यूटी है तुम्हारे लिए। मैंने सिर उठाया, कहाँ की बाबूजी? उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया, भुइयां गांव। मैं कुछ पल चुप रहा। भुइयां गांव, ये नाम सुनते ही मेरे दिल में कुछ खींचने लगा। अरे वो गांव तो सालों से बंद पड़ा है ना, वहां कोई रहता भी है? मैंने पूछा थैली लेते हुए। हेड बाबू ने गंभीरता से कहा, सरकारी चिट्ठी है, पहुंचना जरूरी है। कौन रहता है कौन नहीं, इससे हमें क्या, तुम्हारा काम है पहुंचाना। मैंने थैली में लिफाफा रखा, पर मन बेचैन हो गया। भुइयां गांव की बातें मैं पहले भी सुन चुका था। लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई औरत रोती है, कि किसी जमाने में वहां कुछ भयानक हुआ था। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि जो भी उस गांव गया वापस बदला बदला सा लौटा। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, मैंने खुद को समझाया। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। सुबह की चाय खत्म कर, बच्चों को माथा चूमकर और सुगंधा की चिंता भरी आंखों को अनदेखा कर, मैं अपनी साइकिल लेकर निकला। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन भुइयां गांव की ओर मुड़ते ही सब कुछ बदलने लगा। पगडंडी सूनी थी, खेतों में हवा सरसराती तो थी, पर जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब सी नमी, जैसे बरसात की बूंदें बिना बरसे ही सबको भिगो रही हों। मैंने बार बार पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मन बार बार यही कहता रहा, कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे गांव नजदीक आता गया, हरियाली कम होने लगी। पेड़ों की शाखाएं सूख चुकी थीं, कुछ ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। जमीन पर बिखरे पत्ते खड़खड़ाते तो थे, मगर हवा रुकी हुई लगती थी। गांव के पहले मोड़ पर एक टूटा फूटा कुआं था। कुएं के पास एक बूढ़ा बैठा था, झुकी कमर, सफेद धोती और हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैंने साइकिल रोकी। बाबा, भुइयां गांव यही है ना? मैंने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सफेद थीं, धुंधली, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। क्या करना है वहां? उसने धीमे से पूछा। चिट्ठी पहुंचानी है। उसने अपनी छड़ी से रास्ता दिखाया, एक तंग पगडंडी की ओर। जा सकता है, पर जो वहां जाता है कुछ ना कुछ खो देता है, उसने कहा। मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वह उठकर धीरे धीरे पेड़ की ओर चला गया और फिर गायब। मैं सन्न रह गया, आंखें मल कर देखा। कोई नहीं। दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन शायद यही वो पल था जहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। मैंने साइकिल फिर से उठाई और उस पगडंडी पर बढ़ चला। गांव में घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, पर साथ ही उसमें कोई मिठास भी थी।
रास्ते के दोनों ओर मिट्टी के टूटे हुए घर थे, दरवाजे लटके हुए, खिड़कियां धूल से ढकी, सब कुछ बेजान, निर्जीव। एक घर के सामने रुककर मैंने आवाज लगाई, कोई है? डाक लाया हूं। कोई जवाब नहीं। फिर एक आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे किसी औरत ने पुकारा हो, गोपाल। मैं चौंका। कोई मेरा नाम कैसे जानता है? मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। साइकिल को दीवार से टिकाकर मैंने चिट्ठी हाथ में ली और एक पुराने मकान की ओर बढ़ा, जिसकी दीवार पर अभी भी सरकारी नीले रंग से ग्राम पंचायत भुइयां लिखा हुआ था। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और एक कोने में पड़ा टूटा हुआ टेबल। उस पर रखा था एक लाल कपड़े में लिपटा पुराना सा संदूक। मैं चिट्ठी वहीं रखने वाला था कि अचानक मेरी नजर टेबल पर पड़ी एक तस्वीर पर गई। एक लड़की की तस्वीर, काली आंखें, माथे पर बिंदी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो जिंदा हो, अभी भी मुझे देख रही हो। पीछे से फिर वही आवाज, गोपाल। इस बार वो पास से आई थी, बहुत पास। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे किसी ने भीतर से जाम कर दिया हो। अंधेरे में मेरी सांसें तेज हो गईं। चिट्ठी मेरे हाथ से गिर गई थी। फिर दीवार पर एक छाया हिली, बहुत धीमी लेकिन साफ। औरत की आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी। तुम चिट्ठी लाए हो? वो बोली। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, ठंडी, भारी और दर्द से भरी। मैंने डरते हुए सिर हिलाया। वो पास आई, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैरती आ रही हो। बहुत देर हो गई, उसने कहा। अब कोई जवाब नहीं देगा। मैंने कांपते हुए पूछा, किसका नाम है इस चिट्ठी पर? उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, नीलिमा, वही जो मरने के बाद भी इंतजार कर रही है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। वो औरत अब मेरी आंखों में झांक रही थी, जैसे मेरी आत्मा पढ़ रही हो। हर हफ्ते एक चिट्ठी आती थी, मैं इंतजार करती थी, लेकिन एक दिन वो बंद हो गया और उसके बाद सब कुछ छिन गया। मैंने कांपते हुए लिफाफा उठाया, नाम पढ़ा, नीलिमा देवी, ग्राम भुइयां। उसके होंठ थरथराए। अब यह चिट्ठी बहुत देर से आई है गोपाल, बहुत देर से। फिर उसकी आंखों से खून की धारा बहने लगी और वो गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका आया और मेरे हाथ की चिट्ठी फाड़कर उड़ गई। उसके टुकड़े उस सूने आकाश में खो गए। मैं बाहर निकलकर भागा। मेरी साइकिल वहीं पड़ी थी। मैं जानता था कुछ तो था उस गांव में, कोई कहानी जो अधूरी रह गई थी, कोई चिट्ठी जो कभी पहुंचनी थी और नहीं पहुंची। और अब शायद मैं ही उसका हिस्सा बन चुका था। जब गांव की सीमा पार की तो पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा फिर से कुएं के पास बैठा था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैं बिना कुछ कहे तेजी से निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद से हर रात मुझे वही आवाज सुनाई देती है, गोपाल, अगली चिट्ठी कब लाओगे? मेरी आंखें खुली तो आसमान धुंधला दिखाई दे रहा था। सिर के पीछे जमीन की ठंडक चुभ रही थी और बदन में जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां चुभो दी हों। मैं धीरे धीरे उठ बैठा। चारों तरफ सन्नाटा था, गहरा, डरावना और ऐसा कि कानों में साएं साएं करती हवा भी डरते हुए जाती लगे। कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूं, लेकिन फिर जैसे कोई भयानक सपना वापस जहन में लौट आया। वो औरत, उसकी लाल आंखें, नीलिमा, और फिर वो बंद दरवाजा जो अपने आप खुला था। साइकिल अब भी पेड़ से टिकी थी, लेकिन कुछ बदली बदली सी लग रही थी, जैसे वो भी डर गई हो। मैं झोले की ओर झुका, उसे उठाया तो महसूस हुआ वो कुछ भारी हो गया था। उसमें हाथ डालते ही उंगलियों को ठंडी, सख्त चीज महसूस हुई। मैंने झोले को खोला और ठिठक गया। अंदर एक चिट्ठी थी, पुरानी पीली पड़ी हुई, उसके किनारों पर धूल जमी थी। उस पर लिखा था, नीलिमा देवी, ग्राम भुइयां, वही नाम फिर से। लेकिन ये चिट्ठी उस लिफाफे से अलग थी जो मैं लाया था। इसका कागज फटा हुआ था और उस पर किसी ने लाल स्याही से एक शब्द लिख छोड़ा था, माफ करो। मैंने उस चिट्ठी को हाथ में लिया और सिर से पैर तक सिहरन दौड़ गई।
ये चिट्ठी मैंने कभी नहीं देखी थी। ये आई कहां से? मैं खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि दूर से आती किसी की हंसी सुनाई दी, नाजुक, मासूम, जैसे कोई बच्ची खिलखिला रही हो। मैं एकदम सतर्क हो गया। आवाज जंगल के उस हिस्से से आ रही थी जहां पगडंडी घने पेड़ों के बीच से गुजरती है। मन कह रहा था निकल चलो, लेकिन पैरों ने उल्टा किया और मैं उसी दिशा में बढ़ने लगा जिस तरफ वो हंसी बुला रही थी। जंगल की हवा में कुछ अलग था, नमी के साथ एक सड़ी हुई मिट्टी की गंध और उस पर एक मीठा परफ्यूम जो एकदम बेगाना था, जैसे किसी और वक्त से उड़कर आया हो। कुछ कदम चलने पर मुझे वो दिखी, एक छोटी बच्ची, 7-8 साल की रही होगी, पीला फ्रॉक, घुंघराले बाल और नंगे पांव। वो खड़ी थी एक पुराने आम के पेड़ के नीचे, मुझे देखकर मुस्कुराई और हाथ से इशारा किया जैसे बुला रही हो। मैं रुका। कौन हो तुम? मैंने धीमे से पूछा। वो मुस्कुराती रही, कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने फिर पूछा। वो मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी पेड़ों की ओर, बीच बीच में पलट कर देखती और फिर हाथ से इशारा करती। मेरी सांसें तेज होने लगी। मन कहता मत जा, लेकिन दिल को जैसे उसके पीछे खिंचाव महसूस हो रहा था। मैंने झोला कंधे पर ठीक किया और उसके पीछे बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास रुकी। मैं अब कुछ ही कदम पीछे था, तभी उसने गर्दन घुमाई और मुझे देखा, लेकिन अब उसकी मुस्कान बदल गई थी। वो मासूम चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखें, वो आंखें जो अभी तक चमक रही थीं, अब गहरी लाल थीं, खून जैसी। फ्रॉक अब भी पीली थी, लेकिन उस पर अब कहीं कहीं खून के छींटे जैसे धब्बे थे। उसने एक तेज चीख मारी और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सामने अब वो बच्ची नहीं थी, वो एक डायन बन चुकी थी। लंबे नाखून, उलझे बाल और चेहरा ऐसा कि देखने से ही आंखें पथरा जाईं। उसकी सांसें भारी थीं और जब वो बोली तो उसकी आवाज में 100 औरतों की चीखें घुली हुई थीं। मेरे खत बांटो, नहीं तो तुम भी। उसके होंठों से लार टपक रही थी और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था, चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था, जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। फिर अचानक वो गायब हो गई। एक पल में हवा शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, दिल अब भी गले में अटका था। जैसे तैसे उठकर झोले की तरफ देखा। अब उसमें एक नहीं 3 चिट्ठियां थीं, सभी पुरानी, धूल भरी और एक जैसे लिफाफों में। सब पर नाम एक ही लिखा था, नीलिमा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये चिट्ठियां कौन डाल रहा है मेरे झोले में? और ये नीलिमा है कौन? साइकिल तक पहुंचना अब भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था, लेकिन किसी तरह वहां तक पहुंचा। जैसे तैसे गांव की ओर लौटने लगा। मेरी नजर हर पेड़ पर, हर परछाई पर थी, कहीं फिर से वो बच्ची दिख न जाए। जब भुइयां गांव की सीमा पार की तो आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, लेकिन मुझे उनसे कोई राहत नहीं मिली। हर किरण जैसे किसी पुराने जख्म को उधेड़ रही थी। जब अपने गांव लौटा तो शाम ढल चुकी थी। मेरी पत्नी सुगंधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में चिंता सफ थी। इतनी देर कहां रह गए गोपाल? उसने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। कुछ काम था, मैं बस यही कह सका। बच्चे दौड़कर आए, मैंने उन्हें गले लगा लिया, जैसे पहली बार उन्हें छू रहा हूं। रात को नींद नहीं आई, बार बार वही बच्ची सामने आ जाती थी, वही आंखें, वही शब्द, मेरे खत बांटो। मैंने उठकर झोला खोला। वो तीनों चिट्ठियां अब भी उसमें थी। मैंने एक चिट्ठी निकाली और धीरे से खोली। कागज पर धुंधले शब्द थे। बहुत कोशिश के बाद भी पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ पंक्तियां साफ थीं। नीलिमा, जब से तुम गई हो मैं रोज तुम्हें याद करता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं। शायद एक दिन ये खत तुम तक पहुंच जाए। लिखावट कांपती हुई थी और स्याही अब भी ताजा लगती थी। तारीख देखी, 20 साल पुरानी। मैंने बाकी 2 चिट्ठियां भी देखने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक पर खून के धब्बे थे और दूसरी पर किसी ने उंगलियों से खरोंचते हुए लिखा था, देर हो गई। अब सवाल सिर्फ नीलिमा का नहीं था, सवाल था उन खतों का, उन आवाजों का, उस डायन का जो कहती थी, मेरे खत बांटो। मैं एक डाकिया था,
लेकिन अब जैसे कोई मुझे किसी और मकसद से चुन चुका था। उस रात पहली बार मुझे यकीन हुआ मैं किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। उस रात मैंने नींद की कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें छत की ओर टिकाए, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। सुगंधा मेरे पास सोई थी, मगर उसका सांसों का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो भी बेचैन थी। शायद मेरी हालत देख चुकी थी, शायद उसने कुछ महसूस किया था जो मैं कह नहीं सका। सुबकती रात के बीच में उठा और धीरे से दिए की रोशनी में फिर से वो चिट्ठी निकाली, वही जो सबसे ऊपर रखी थी। लिफाफा ज्यादा पुराना नहीं लगता था, मगर मिट्टी और समय ने उस पर अपने निशान छोड़ दिए थे। लिफाफा खोला और कांपते हाथों से पत्र बाहर निकाला। स्याही धुंधली थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे, दर्द में डूबे, मासूमियत से भीगे हुए। पापा, मम्मी बहुत बीमार हैं, जल्दी आ जाइए, मैं आपकी गोद छूती हूं, आपकी बिटिया गौरी। बस इतना ही लिखा था, और वो भी बच्चों वाली टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में, जैसे किसी स्कूल की कॉपी पर पहली बार कोई अक्षर उकेर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने वो पीले फ्रॉक वाली बच्ची घूम गई, उसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और वो चीख, मेरे खत बांटो। मगर अब उस चीख के पीछे का दर्द महसूस हो रहा था। वो डायन नहीं थी, वो बच्ची थी, गौरी, एक मासूम आत्मा जो शायद अब भी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। एक बच्ची जिसने खत लिखा था, पुकारा था, लेकिन उसकी पुकार कभी नहीं पहुंची, और शायद इसलिए वो अब भटक रही थी, भटकते हुए हर उस डाकी को सजा दे रही थी जो उसकी पुकार को अनसुना कर गया। मैं डाकिया हूं, लोगों के सुख दुख का वाहक, और अगर मुझसे किसी का दुख छूट गया तो क्या मैं भी दोषी हूं? मेरे मन में अपराध बोध का ऐसा तूफान आया कि दिल भारी हो गया। मैंने बाकी चिट्ठियों को भी निकाला, हर एक को गौर से देखा। एक में लिखा था, नीलिमा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, और दूसरी में, माफ कर दो। लेकिन गौरी की चिट्ठी सबसे अलग थी। उसमें किसी प्रेमी का पछतावा नहीं था, उसमें एक बच्ची की आखिरी आस थी। मैंने सोच लिया, मैं इस चिट्ठी को उसके पिता तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। पर सवाल था, गौरी का पिता कौन था, कहां रहता था? उस चिट्ठी में कोई पता नहीं था, कोई नाम नहीं, सिर्फ पापा। अगली सुबह मैं डाकखाने पहुंचा और पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। रजिस्टरों की मोटी जिल्दें धूल से भरी थीं, मगर कुछ नाम अब भी साफ पढ़े जा सकते थे। मैंने पिछले 20 साल के रजिस्टर पलटे, भुइयां गांव के नाम से जुड़ी हर एंट्री को ढूंढा। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद एक नाम पर नजर रुकी, राम सनेही सिंह, ग्राम भुइयां, पोस्ट सैलोटा। इसके बगल में एक बार चिट्ठी की एंट्री थी, लेकिन उसके नीचे लिखा था, वापसी पता नहीं मिला। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही था? मैंने पुराने डाकिये से पूछा, जो अब रिटायर हो चुका था, लेकिन आज किसी काम से आया हुआ था। राम सनेही सिंह, उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, कुछ याद आता है। उसकी बीवी बीमार थी। गांव में कहते हैं उसने शहर में नौकरी पाली थी, लेकिन लौटा नहीं। और फिर वो चुप हो गया। फिर क्या? फिर उसकी औरत मर गई, और एक दिन उसकी छोटी बेटी भी गायब हो गई। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन ना मिली, ना कोई सुराग। उस बच्ची का नाम गौरी था? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वो बच्ची जो चिट्ठी लिख रही थी, उसकी मां बीमार थी। उसने अपने पापा को पुकारा था, मगर चिट्ठी कभी नहीं पहुंची। शायद इसलिए उसकी मां चल बसी, और शायद उसी गम में वो भी मर गई, या मार दी गई। मैंने एक गहरी सांस ली और तय किया, मुझे राम सनेही सिंह को ढूंढना होगा। मैंने सैलोटा गांव की तरफ निकलने की तैयारी की। वो गांव अभी 15 किलोमीटर दूर था और रास्ता कच्चा। दोपहर तक गर्मी चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर का अपराध और जिज्ञासा पसीने से ज्यादा तेज जल रहा था। रास्ते भर हर आवाज चौंका रही थी, हर पेड़ की परछाई, हर हवा की सरसराहट मुझे जैसे टोक रही थी। देर कर रहे हो गोपाल, देर ना हो जाए। जब सैलोटा पहुंचा तो शाम ढलने लगी थी। गांव छोटा था, मगर लोग अपने में सिमटे हुए। मैंने राम सनेही का नाम लिया तो कुछ बुजुर्गों ने चौंक कर मुझे देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो उसका? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा।
उसकी बेटी की चिट्ठी उसके पास पहुंचानी है, 20 साल पुरानी है। मैंने सीधा जवाब दिया। उनकी आंखों में कुछ बदल गया, जैसे किसी पुरानी चुप्पी को ठेस लग गई हो। वो पागल हो गया है, उन्होंने धीरे से कहा। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता है, किसी से बात नहीं करता, दिन भर बैठा रहता है, स्टेयरिंग इनटू नथिंग, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने बिना कुछ कहे झोपड़ी की ओर चलना शुरू किया। वो झोपड़ी गांव से अलग थी, एक पुराने बरगद के पास। झोपड़ी टूटी हुई थी, दीवारों पर समय की दरारें साफ थीं। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बाल बिखरे, आंखें सूनी, बदन पर एक पुरानी धोती और कांपते हाथ। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, राम से नहीं जी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी, सिर्फ थकान और इंतजार का बोझ। आपकी बेटी गौरी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने धीरे से कहा। उसका चेहरा एक पल को स्थिर हो गया, जैसे किसी ने बहुत पुरानी रग को छेड़ दिया हो। मैंने जेब से वो चिट्ठी निकाली और उसके हाथ में रख दी। वो कांपते हाथों से उसे देखने लगा। आंखें चौड़ी होती गईं, फिर थरथराने लगी। वो चिट्ठी पढ़ नहीं रहा था, उसे महसूस कर रहा था, जैसे हर अक्षर उसके दिल की रग से जुड़ा हो। गौरी! उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। मेरी बिटिया! और फिर वो जोर से रो पड़ा, ऐसा रोया जैसे सालों से थमा हुआ सैलाब बह निकला हो। मैं वहां खड़ा रहा, न हिला न कुछ बोला। थोड़ी देर बाद उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं उस दिन नहीं लौटा। मुझे अफसोस है, मैं चाहता था कि लौटूं, लेकिन डर गया था, और जब लौटा तब तक सब कुछ खो चुका था। मैंने उसकी ओर देखा। अब वो पागल नहीं लग रहा था। वो एक टूटा हुआ पिता था, जिसे उसकी बेटी की आखिरी आवाज 2 दशक बाद सुनाई दी थी। रात हो चुकी थी, चांद आसमान पर था, मगर बरगद के नीचे की छाया अब भी भारी थी। अब तो वो लौट आएगी ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया। बरगद की पत्तियां हिली और झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई, बिल्कुल धीमी मगर साफ। हम दोनों ने उस ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे कोई था। शायद गौरी, शायद अब उसकी आत्मा को चैन मिल गया हो। मैंने अपने भीतर कुछ हल्का महसूस किया। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं, मेरे झोले में अब भी 2 चिट्ठियां थीं, और दोनों नीलिमा के नाम। सुबह की पहली किरण जब छत की खपरेल से होकर मेरी आंखों में पड़ी, तो मैंने खुद को असामान्य रूप से शांत महसूस किया। गौरी की चिट्ठी उसके पिता तक पहुंच चुकी थी। राम सनेही की आंखों से बहते आंसू उस मासूम आत्मा के दर्द की गवाही दे रहे थे। पर मेरे भीतर अभी भी बेचैनी बाकी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने सोचा था कि गौरी को शांति मिल जाएगी, लेकिन रात की वो खटखटाहट, वो सर्द झोंका और वो 2 चिट्ठियां जो मेरे थैले में अब भी पड़ी थीं, उन्होंने बता दिया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मुझे उस जगह जाना था जहां यह सब शुरू हुआ। भुइयां गांव, वहीं जहां गौरी रहती थी, वहीं जहां लोग अब जाने से डरते हैं। भुइयां गांव नाम लेते ही आसपास के गांवों में सन्नाटा छा जाता है। लोग निगाहें चुरा लेते हैं और बच्चे तो बस मां के आंचल में छिप जाते हैं। पर आज मैं डर को आंखों में देखना चाहता था, इसलिए नाश्ते में सिर्फ एक सूखी रोटी खाकर साइकिल पर चढ़ गया और उसी पगडंडी की ओर निकल पड़ा। जंगल फिर वही था, मगर आज वो और भी घना लग रहा था। पेड़ जो पहले हरियल थे, अब सूखे और टेढ़े हो गए थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। हवा ठंडी थी, मगर उसमें अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और पुराने लोहे की जैसी। और सबसे ज्यादा जो बात परेशान कर रही थी, वो थी मौन। ऐसा मौन जो सिर्फ तब होता है जब आसपास कोई अनदेखा मौजूद हो। साइकिल धीरे धीरे चल रही थी। हर मोड़ पर लगता कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। एक जगह अचानक मेरा टायर जमीन में धंस गया। मैंने नीचे झुककर देखा। मिट्टी की परतें गीली थीं, जैसे किसी ने ताजा ताजा खुदाई की हो, मगर न कोई औजार, न कोई निशान। अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था, वापस जा गोपाल, ये रास्ता तेरे लिए नहीं। मगर कुछ और भी कह रहा था, तेरी वजह से एक बच्ची की आत्मा भटक रही है और अब चिट्ठियों का बोझ तुझे ही उठाना है। भुइयां गांव का बोर्ड टूटा हुआ था,
नाम के सिर्फ 2 अक्षर बचे थे, भू और यांग। जैसे गांव खुद अपनी पहचान से शर्मिंदा हो गया हो। मैंने गांव में कदम रखा, कोई नहीं था। न बैल की आवाज, न कुत्ते की भौंक, न किसी चूल्हे की सौंधी गंध, सिर्फ वीरानी और एक डरावनी खामोशी। कई घरों की दीवारें टूटी थीं, खिड़कियां लटक रही थीं और गलियों में सूखे पत्तों की परतें थीं, जैसे बरसों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। मैं धीरे धीरे एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ा, जिसके सामने तुलसी का चबूतरा अब बस एक खंडहर था। वहां एक बूढ़ा बैठा था, कमजोर झुकी पीठ वाला और आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक। मुझे देखते ही उसने गहरी सांस ली और कहा, तू डाकिया है? मैंने झोला दिखाया। वो धीरे से बोला, मजा अंदर। वहां जो रहता है वो अब इंसान नहीं रहा। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, आप जानते हैं गौरी के बारे में? उसके चेहरे पर एक पीड़ा उभरी, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। गौरी वो बच्ची थी, फूल जैसी। हर सुबह मेरे दरवाजे पर आकर नमस्ते काका बोलती थी। उसकी माँ बीमार थी और वो अकेले सब संभालती थी। एक दिन मैंने उसे अपनी कॉपी में कुछ लिखते देखा। बोली, पापा को चिट्ठी लिख रही हूं, जल्दी आ जा तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस चिट्ठी को कोई ले गया ही नहीं। मैंने झोले से चिट्ठी निकालकर उसे दिखाई। उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, यही थी वो चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से कहा, हम सब ने उसका बहुत इंतजार किया था, लेकिन फिर गांव में हैजा फैल गया। कई घरों में लाशें पड़ी रहीं, गौरी भी एक दिन नहीं दिखी और फिर उसकी आवाज टूट गई। उसके बाद गांव बदल गया। रातों में औरत के रोने की आवाजें आने लगी। कई डाकिये जो इधर आए लौटे ही नहीं। एक को हम पेड़ पर लटका मिला, एक और का बस थैला मिला, शरीर कभी नहीं मिला। और फिर लोगों ने तय किया, इस गांव में डाक नहीं पहुंचेगी। मैंने धीमे स्वर में कहा, पर यह तो सजा है, एक मासूम की पुकार को अनसुना करना। वो चुप रहा। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि गौरी का घर कौन सा था? उसने कांपते हाथों से एक टूटी हुई गली की ओर इशारा किया। 3रा मकान, बाईं तरफ। नीम का पेड़ अब भी वहां है। मैं थैले को कसकर पकड़े उस दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गली बहुत संकरी थी। दाएं बाएं खपरेल के टूटे फूटे मकान थे और 3रे मकान के सामने सचमुच एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे वो जमीन के अंदर कुछ दबा कर रखना चाहती हूं। मकान की दीवारों पर अब भी गुलाबी रंग की छाया थी। शायद कभी किसी बच्ची की पसंद रही होगी। दरवाजा हिला नहीं, पर उसकी कुंडी जंग खा चुकी थी। मैंने हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर धूल की परत थी, लेकिन उस धूल में भी एक गंध थी, अगरबत्ती की, पुराने तेल के दीपक की और शायद किसी अधूरे जीवन की। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिसके ऊपर एक फटी हुई गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें गायब थीं और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक औरत और एक छोटी बच्ची की। बच्ची पीले फ्रॉक में थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये वही बच्ची थी। गौरी! मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। अचानक कमरे की हवा बदलने लगी। तापमान गिरने लगा। बाहर से नीम के पत्ते तेजी से हिलने लगे। दीवार पर टंगी तस्वीर हिली और जमीन पर गिर गई। मैंने थैले से चिट्ठी निकाली और कमरे के बीचों बीच रख दी। गौरी, मैंने तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया है। अब शायद तुम आजाद हो सकती हो। उस पल एक धीमी फुसफुसाहट कानों में आई। धन्यवाद डाकिया चाचा। मैंने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन कमरे में अब सर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई हल्की सी मुस्कान कमरे में बिखर गई हो। मैंने चिट्ठी वहीं छोड़ी और बाहर निकलने लगा। पर जैसे ही बाहर आया, झोले में हलचल हुई। मैंने अंदर हाथ डाला। एक और चिट्ठी, नई नहीं थी, बल्कि वही पुरानी धूल भरी नीलिमा के नाम। पर इस बार लिफाफे पर एक नया निशान था। लाल स्याही में लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर की चिट्ठी में सिर्फ वो एक वाक्य था, नीलिमा को इंसाफ चाहिए। अब कहानी गौरी की नहीं रही थी, अब नीलिमा की बारी थी। बिहार की मिट्टी में पला बड़ा गोपाल
कभी अपने गांव और पास के इलाके से बाहर नहीं गया था। उसके लिए पटना तक जाना किसी बड़ी बात से कम नहीं होता था और अब उसे धारावी जाना था, बंबई की उस भीड़ भाड़ भरी अजनबी दुनिया में जहां वह किसी को नहीं जानता था सिवाय उसे एक नाम के जो चिट्ठी में लिखा था, श्री राम चौधरी। वह नाम जो अब उसकी जिंदगी की सबसे अहम डोर बन चुका था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब गोपाल अपने थैले में वो पुरानी चिट्ठी लेकर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा। डब्बा सेकंड क्लास था, जैसा आम डाकियों को मिलता है, लेकिन उस दिन डब्बे का माहौल कुछ और था। स्टेशन की भीड़ तो सामान्य थी, पर गोपाल का मन अशांत। वह बार बार जेब से चिट्ठी निकाल कर देखता, जैसे डर हो कि कहीं रास्ते में खो न जाए। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही हो। गाड़ी खुलने से पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका दिल धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। उसने आंखें बंद कर लीं और लंबी सांस भरी। सब दिमाग का वहम है गोपाल, बस थोड़ा डर बैठ गया है मन में। गाड़ी छूटते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत, तालाब, झोंपड़ियां सब पीछे छूटते जा रहे थे और उसके साथ एक छाया भी, पीले फ्रॉक वाली गौरी। रात होते होते डिब्बे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले बत्ती एक पल को झपकी, फिर धीरे धीरे तेज झपकियां देने लगी। सहयात्रियों ने इसे सामान्य माना, लेकिन गोपाल की सांसें तेज हो गईं। एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग औरत ने गोपाल की ओर देखा और जैसे कुछ जानकर बोली, कभी कभी आत्माएं साथ सफर करती हैं जब उन्हें कोई अधूरा काम पूरा करवाना हो। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाकर उस महिला से नजरें चुरा लीं, पर उसके शब्द कानों में गूंजते रहे। आत्माएं साथ सफर करती हैं। रात के दूसरे पहर डिब्बे की खिड़की के शीशे में उसे एक झलक दिखी। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। वह चौंक कर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की के बाहर अंधेरा था, पर शीशे में साफ दिखा वही पीली फ्रॉक, वही मासूम चेहरा जो धीरे धीरे गुस्से में बदलता जा रहा था। मेरे पापा को मेरी चिट्ठी दे दो, वह फुसफुसाती आवाज जैसे उसकी रग रग में उतर गई। घबराकर उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और बुदबुदाया, मैं दे दूंगा, जरूर दूंगा। सुबह बंबई आई। प्लेटफॉर्म की भीड़, आवाजें, रेलों की सीटी, सब कुछ एक अजीब शोर था जो उसके देहात के शांत वातावरण से बिल्कुल अलग था। यहां हर चेहरा अनजान था, हर दिशा अजनबी। गोपाल ने अपने थैले को कसकर पकड़ा और स्टेशन से बाहर निकला। धारावी का नाम सुनते ही एक रिक्शा वाले ने उसे घूरा। काहे बाबू, धारावी में का काम है? गोपाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, किसी को चिट्ठी देनी है। रिक्शा वाले ने सिर हिलाया और बोला, धारावी बड़ा इलाका है बाबू, पूरा झुग्गी झोपड़ी का समंदर। किसे खोजिएगा? गोपाल ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। उसी चिट्ठी के लिफाफे पर लिखा था, श्री राम चौधरी, गली नंबर 12, झोपड़ी नंबर 486, धारावी, बंबई। रिक्शा लड़खड़ाती गलियों से गुजरते हुए जैसे एक और ही दुनिया में पहुंच गया। टूटी फूटी सड़कों, टपकती छतों और तंग गलियों से होकर वह उस पते की ओर बढ़ा। रास्ते भर लोग घूरते रहे। एक देहाती आदमी थैले के साथ, आंखों में अजनबीपन लिए। गोपाल को अपने गांव की खुली हवा की याद आई, लेकिन वह जानता था कि उसे अब पीछे नहीं देखना है। गली नंबर 12 आखिरकार आ गई। वह झोपड़ी नंबर 466 के सामने खड़ा था। एक नीली तिरपाल से ढकी कच्ची झोपड़ी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह धीरे से आगे बढ़ा और झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से एक रूखी आवाज आई, कौन? मैं डाकिया हूं, गोपाल ने धीरे से कहा। ना आपका नाम श्री राम चौधरी है? कुछ पल खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने खड़ा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में थकान, हाथ में एक छोटा गिलास। उसने गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, चिट्ठी अब मिली है क्या? गोपाल ने कांपते हाथों से थैला खोला और वह चिट्ठी निकाली। वही पुरानी, धूल से भरी, भावनाओं में भीगी चिट्ठी। श्रीराम ने चिट्ठी को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं।
उसने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा, जैसे कोई अपनी आत्मा के हिस्से को छू रहा हो। यह तो मेरी बेटी की लिखाई है। उसकी आवाज भर्रा गई। गोपाल कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखें भी नम थीं। श्रीराम ने वहीं जमीन पर बैठकर चिट्ठी खोली। चिट्ठी पढ़ते ही उसके होंठ कांपे, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं लौटना चाहता था पर पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश की पर लौटते लौटते वो चली गई। मेरी बिटिया। वो चिट्ठी गोपाल के हाथों से गुजरकर अब अपने असली ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। तभी झोपड़ी के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। श्रीराम ने चौंक कर इधर उधर देखा। गोपाल ने भी एक हल्की सी आहट महसूस की, जैसे किसी ने चैन की सांस ली हो। उस क्षण उस तंग सी झोपड़ी में एक अजीब सुकून था। कुछ था जो अब पूरी तरह बदल चुका था। शाम होते ही गोपाल स्टेशन की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे गली के एक कोने में पीली फ्रॉक वाली एक लड़की खड़ी दिखी। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, एक हल्की संतोषजनक मुस्कान। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और गली में कहीं गायब हो गई। गोपाल की आंखों में आंसू थे। अब वह जानता था उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। वह एक चिट्ठी नहीं, एक आत्मा का संदेश लेकर आया था, और अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उस रात बंबई की लोकल ट्रेन से लौटते समय जब गोपाल की आंख लगी, उसने एक और सपना देखा। एक अंधेरे कमरे में कई चिट्ठियां बिखरी थीं, और उनमें से हर चिट्ठी से किसी न किसी की सिसकियां आ रही थीं। फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, अब औरों की बारी है डाकिया बाबू, औरों की। गोपाल नींद से उछलकर उठा। ठंडी हवा चल रही थी। उसके थैले में अब भी वही पुरानी चिट्ठी थी, लेकिन इस बार उस पर एक नई चिट्ठी रखी थी। नाम अनजान था, पता भी, और तारीख 1978। अब गोपाल को समझ आने लगा था, शायद ये काम एक खत की डिलीवरी से खत्म नहीं होने वाला था। धारावी की संकरी गलियों में जब पहली बार गोपाल की साइकिल के पहिए लुढ़के, तो उसे अपने गांव की मिट्टी की बहुत याद आई। वहां की गलियां शांत थीं, और ये यहां जीवित होते हुए भी किसी भूतिया सपने की तरह थीं। हजारों लोग, सैकड़ों कहानियां, लेकिन एक चेहरा, राजेंद्र प्रसाद, उसे ढूंढ निकालना था। उसकी जेब में अब भी वो पुरानी चिट्ठी रखी थी, धूल सनी, पीली पड़ी हुई, पर शब्द आज भी चमकते थे, जैसे किसी बच्ची की सिसकी अब तक उसमें समाई हो। धारावी की गलियां दिन में भी इतनी तंग लगती थीं कि दो आदमी मुश्किल से एक साथ निकल सकें। बदबूदार नालियां, इमारतों की खिड़कियां से झांकती जर्जर जिंदगियां, और हर ओर किसी बेचैनी की चुप्पी फैली हुई थी। गोपाल अपने बैग को कसकर पकड़े दरवाजों पर दस्तक देता, लोगों से पूछता, राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं क्या यहां? हर बार वही उत्तर, नहीं मालूम, इतना पुराना नाम कभी सुना नहीं, शायद मर गए हों। अरे साहब, यहां तो हर तीसरे आदमी का नाम राजेंद्र होता है। 3 दिन बीत गए, ना ढंग का खाना मिला, न चैन की नींद। पर हर रात जब वह किसी धर्मशाला में आंखें बंद करता, वही सपना आता। पीले फ्रॉक में गौरी बुझे हुए चेहरे के साथ खड़ी और कहती, मेरे पापा को मेरी चिट्ठी दे दो। एक रात जब वो एक चाय की टपरी पर बैठा हुआ था, तब एक बूढ़े आदमी ने पास आकर पूछा, तुम बिहारी हो? गोपाल ने चौंक कर देखा। बूढ़ा आदमी थका हुआ था, उसकी आंखों में धुंध भरी थी, जैसे उम्र ने उसकी रोशनी छीन ली हो। हाँ, गोपाल ने जवाब दिया। औरंगाबाद से आप? बूढ़े ने बिना जवाब दिए उसकी ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल, उसने कहा, मैं एक डाकिया हूं, एक चिट्ठी देने आया हूं। बूढ़े आदमी की आंखों की चमक जैसे अचानक बुझ गई। उसने कांपते होठों से कहा, किसके लिए चिट्ठी है? गोपाल ने झोले से वो चिट्ठी निकाली। अब तो उसकी तहों में इतिहास की एक बददुआ सांस लेती थी। उसने चिट्ठी बूढ़े के हाथ में दी और धीरे से बोला, राजेंद्र प्रसाद, क्या आप वही हैं? वो नाम सुनते ही बूढ़ा कुछ पल के लिए पत्थर हो गया। उसके हाथ थरथराने लगे। उसने जैसे ही चिट्ठी खोली, उसकी सांसें तेज होने लगीं और आंखों में एकदम से नमी उतर आई। गौरी, उसने इतना ही कहा, जैसे ये नाम उसके सीने के किसी बंद कमरे से निकलकर बाहर आया हो।
फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। चिट्ठी पढ़ते हुए उसका चेहरा बदलता गया, आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। गोपाल ने उस पल को महसूस किया। वो एक चिट्ठी नहीं थी, वो एक बाप का टूटा हुआ वक्त था जो उस पुराने कागज में समाया हुआ था। राजेंद्र प्रसाद की रुलाई उस तंग गली में गूंजने लगी। कुछ लोग ठिठक कर देखने लगे, लेकिन गोपाल वहीं बैठा रहा, चुपचाप, जैसे किसी अपराध की सजा काट रहा हो। मेरी बेटी, मेरी गौरी, मैं समय पर क्यों नहीं आया? उसने खुद से पूछा, जैसे कोई ईश्वर से जवाब मांग रहा हो। गोपाल ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आया कि भटकती आत्मा क्यों शांत नहीं हुई थी। यह अधूरा संवाद, यह टूटा रिश्ता, ये सब उस आत्मा को जमीन से बांध कर रखे हुए थे। राजेंद्र ने रोते हुए कहा, जब हैजा फैला था, मैं बंबई में दिहाड़ी पर था। एक चिट्ठी आई थी, पर तब तक मेरा पता बदल गया था। वो चिट्ठी मेरे हाथ तक नहीं आई, और फिर जब लौटा, तब तक उसकी बात अधूरी रह गई। आंसुओं ने बाकी सब कह दिया। आपने दोबारा कभी गौरी का नाम क्यों नहीं लिया? गोपाल ने पूछा। राजेंद्र ने सिर झुका लिया। शायद डरता था, उसकी याद ही मेरी सजा बन गई थी। फिर सब कुछ भुलाने की कोशिश की। अचानक उस गली में हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। गोपाल को फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति वहीं खड़ा हो, देख रहा हो। शायद गौरी? अगर आपकी मर्जी हो, गोपाल ने धीरे से कहा, तो क्या आप उसकी चिता पर चलेंगे, भुइयां गांव में, ताकि उसे शांति मिल सके? राजेंद्र ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उनमें आभार और अपराध बोध दोनों थे। चलूंगा, उसने कहा, अब और नहीं भागूंगा। रात देर तक गोपाल राजेंद्र के छोटे से कमरे में बैठा रहा। उन्होंने गौरी की बातें की, उसका बचपन, उसका खिलौना गुड्डा, उसका गाना गाने का शौक। जैसे दो अधूरी कहानियां एक दूसरे को जोड़ रही थीं। पर रात के तीसरे पहर जब गोपाल की आंख लगी, वो सपना फिर आया, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। गौरी खड़ी थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पापा। गोपाल की आंख खुल गई। वो जान गया, अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। अगले दिन की सुबह वो और राजेंद्र बिहार लौटने की तैयारी में लग गए, पर गहराई में एक डर अभी भी छिपा था। क्या आत्मा वाकई शांत हो जाएगी, या अब वो चाहता है कि सिर्फ चिट्ठी नहीं, बल्कि पूरा अधूरा जीवन फिर से जिया जाए? गोपाल के मन में सवाल उठने लगे। क्या आत्मा को सचमुच मुक्ति चाहिए, या वो किसी और सच से उसे रूबरू कराना चाहती है? और फिर स्टेशन पर जाते वक्त जब उनकी ट्रेन छूटने ही वाली थी, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। हाथ में वही पीले फ्रॉक वाली गुड़िया थी, वो गुड़िया जिसे गौरी बचपन में हमेशा साथ रखती थी। ये किसने दी? गोपाल ने पूछा। बच्चा बोला, एक दीदी ने दी। कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। राजेंद्र के हाथ कांप गए। वो गुड़िया उसके हाथ में जैसे इतिहास की राख की तरह गिर पड़ी। राजेंद्र प्रसाद के आंसू अभी भी उसकी ठूंठी हुई दाढ़ी के बीच से टपक रहे थे। जब वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसका शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी भारी बोझ से आजादी मिली हो। गोपाल ने महसूस किया कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। गौरी की आत्मा के साथ जो कहानी जुड़ी थी, वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक किस्म की बेचैनी, एक अनजानी ऊर्जा उनके आसपास मंडरा रही थी। गोपाल और राजेंद्र दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर मुंबई की चमकती रोशनी थी, मगर उस चमक के बीच गोपाल को एक अंधेरा भी नजर आ रहा था, जो उस शहर की भीड़ में कहीं गुम था। वह सोच रहा था कि इस भीड़ भाड़ में गौरी जैसी कितनी आत्माएं होंगी, जो अपनी कहानी, अपनी आवाज लेकर कहीं खो गई होंगी। रात जैसे जैसे गहराती गई, गोपाल ने थकान के बावजूद आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद पर अब कोई शिकंजा कस गया था। उसे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो उसे पूरी रात तक जगाए रखेगा। सपने में वही बच्ची गौरी पीले फ्रॉक में मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब जो बेचैनी थी वह कहीं गायब थी। वह साफ सा लग रही थी, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने गोपाल की ओर देखा। उसकी मासूमियत में एक ताकत भी झलक रही थी। धन्यवाद डाकिया भैया,
उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी, जैसे हवा में घुलती हो। अब मैं जा रही हूं, गोपाल ने पूछा। कहां जा रही हो? गौरी ने धीरे धीरे अपने पीले फ्रॉक को हिलाया, जो हवा में लहराने लगा। उसकी आकृति धुंधली होती चली गई और वह धीरे धीरे जैसे धुंध में समा गई। उसके जाते ही कमरे में ठंडी हवा चली, लेकिन गोपाल के दिल में एक तरह की शांति भर गई। उसने महसूस किया कि यह विदाई सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। सपना खत्म हुआ और गोपाल की आंख खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन हल्का था। पहली बार उसे लगा कि उसकी डाकिये की नौकरी केवल कागज और डाक तक सीमित नहीं है। यह एक जिम्मेदारी थी, भावनाओं को, रिश्तों को और अधूरी आत्माओं को उनके मुकाम तक पहुंचाने की। अगले दिन जब गोपाल और राजेंद्र मिलकर भुइयां गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो गांव की गलियों में छुपी कहानियां गोपाल के दिमाग में घूम रही थी। भुइयां गांव का वह सुनसान माहौल, जहां 20 साल पहले हैजा ने कितना कहर मचाया था, अब भी कहीं न कहीं एक सन्नाटा लिए बैठा था। वह सोच रहा था कि कितनी कहानियां अभी भी अर्ध अधूरी पड़ी हैं, जिनका जवाब इंतजार कर रहा है। जब वे दोनों ट्रेन में बैठे, तो गोपाल के मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या गौरी जैसी आत्माओं को सच में मुक्ति मिल पाती है? क्या एक चिट्ठी, एक प्यार भरा संदेश उनके लिए इतना काफी होता है कि वे शांति से विदा हो जाएं? या ये आत्माएं एक गहरी कहानी लेकर आती हैं, जो इंसान समझने से कतराता है? राजेंद्र चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर पिछले दुख के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी चमक रही थी। उसने गोपाल की ओर देखा और बोला, शायद अब मुझे भी अपने अतीत से सामना करना होगा। इस चिट्ठी ने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा से यही तो मैं सोचता था। इस नौकरी का मतलब सिर्फ डाक पहुंचाना नहीं, बल्कि उन कहानियों को जोड़ना है जो अधूरी रह गई हों। सफर के दौरान ट्रेन की खिड़की से बाहर की रोशनी गुजर रही थी, पर गोपाल की नजरें भीतर ही भीतर गहरी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अभी तो यह सफर शुरू हुआ है। उसे एहसास हुआ कि भुइयां गांव की वो आत्मा गौरी एक संकेत थी, एक संदेश था उन सब कहानियों के लिए जो आज भी अपने सच की तलाश में भटक रही हैं। रात के अंधेरे में जब ट्रेन धीरे धीरे मुंबई से दूर हो रही थी, गोपाल ने फिर से अपनी जेब से चिट्ठी निकाली। उसके शब्द अब सिर्फ एक बच्ची की पुकार नहीं थे, बल्कि उन तमाम अनसुनी आवाजों का प्रतीक बन गए थे, जो इंसान की भीड़ में दब कर रह गई थी। फिर वह पल आया जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी। गोपाल और राजेंद्र दोनों उतरने लगे। गोपाल के मन में अब एक नई चेतना जागी थी। उसकी डाकिया की नौकरी अब सिर्फ एक पेशा नहीं रह गई थी। यह अब एक मिशन था, एक अधूरी कहानी को पूरा करने का, एक आवाज को सुनने का, एक आत्मा को शांति देने का। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, गोपाल ने एक छोटी बच्ची को देखा जो किसी के पीछे पीछे भाग रही थी। वह पीले फ्रॉक में थी और उसके हाथ में एक पुरानी घिसी पिटी चिट्ठी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गोपाल को अंदर तक हिला गया। क्या वह वही गौरी थी या कोई और आत्मा थी जो अपनी कहानी लेकर आ रही थी? गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। उस पल ट्रेन की सीटी बजने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि गोपाल की सारी सोच उड़ गई, लेकिन उसकी नजर उस बच्चे पर बनी रही जो धीरे धीरे भीड़ में खोती चली गई। गोपाल ने राजेंद्र की ओर देखा, जो अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। दोनों के मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आने वाले समय में उन्हें और भी रहस्यों का सामना करना होगा। इस बार गोपाल को गहरी बात समझ आ गई थी। किसी भी आत्मा को मुक्ति दिलाना सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने से ज्यादा जटिल होता है। वह एक जंग होती है, एक लड़ाई जो इंसान के दिल और आत्मा के बीच चलती रहती है। गोपाल ने गहरी सांस ली और ठाना कि वह इस लड़ाई को चाहे जो भी हो अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि हर चिट्ठी, हर कहानी और हर अधूरी आत्मा के पीछे एक सच छुपा होता है, जो सिर्फ धैर्य और साहस से ही सामने आ सकता है। यहां से गोपाल की यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वह जानता था कि अब हर कदम पर उसे नई चुनौती का सामना करना होगा।
हर अधूरी चिट्ठी एक नई कहानी कहेगी, हर आत्मा उसे एक नए रहस्य से रूबरू कराएगी। और वह खुद तैयार था। इस अनजानी दुनिया में जहां कागज की स्याही से ज्यादा दिल की धड़कनों का महत्व था। गोपाल की वापसी भुइयां गांव और बंबई की घटनाओं के बाद डाक विभाग की दुनिया में एक अलग ही हवा लेकर आई थी। लेकिन जब वह पूरी कहानी और वह अधूरी चिट्ठी लेकर अफसरों के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, उसका भरोसा और वह अजीब सा विश्वास जो उसने अपनी नौकरी में पाल रखा था, हवा हो रहे हों। डाक विभाग के बड़े अधिकारी, जिनके चेहरे पर सदैव सख्ती और औपचारिकता होती थी, इस कहानी को सुनकर या तो हंस पड़े या चुप्पी साध ली। गोपाल ने बड़े विश्वास से कहा, सर, मैं केवल एक डाकिया नहीं हूं। मैंने देखा है, महसूस किया है। उन खतों के पीछे अधूरी कहानियां होती हैं जिन्हें पूरा करना हमारा फर्ज है। वो आत्माएं। अधिकारी ने बीच में ही टोका, गोपाल, ये सब तो कहानी फंसाना है। डाक का काम डाक पहुंचना है। अंधविश्वासों में पड़कर अपना समय न खराब करो। गोपाल को लगा जैसे उसके मन की बात, उसकी संवेदनाएं उन सब की हंसी के सामने ठुकरा दी गई हों। वह निराश होकर लौटने लगा, पर जैसे ही वह वापस लौट रहा था, पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको गोपाल। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो डाक विभाग में वर्षों तक पोस्टमास्टर रह चुका था। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक गहरा ज्ञान और अनुभव झलक रहा था। वे आदमी धीरे से गोपाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम में से कई जानते हैं पर कहते नहीं। डाक और आत्माओं का रिश्ता बहुत पुराना है बेटा। गोपाल ने हैरानी से पूछा, सर, क्या आप सच में मानते हैं? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कोई गहरा राज छुपा था। देखो, यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। उन खतों में जो शब्द होते हैं वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। कभी कोई नहीं पहुंचा पाता, कभी वक्त बदल जाता है, और कई बार वो खत उन लोगों की आखिरी आवाज होता है जिनके साथ हम नहीं जा पाते। गोपाल के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे उसने एक गुप्त द्वार खोल दिया हो। वह बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। कई बार डाकिया के हाथों में जो खत आता है वो सिर्फ एक कागज नहीं होता, वह एक जीवन का हिस्सा होता है, एक आत्मा का फासला। हम जितना उसे समझेंगे उतना ही हम उस आत्मा को शांति दिला पाएंगे। गोपाल ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उसकी जो कहानी थी वह कई लोगों के दिलों में छुपी थी। वे भी जानते थे पर डरते थे या चुप रहते थे। डाक विभाग की चुप्पी शायद उन अधूरी कहानियों की भी चुप्पी थी। गोपाल ने ठाना कि अब वह सिर्फ डाक पहुंचाने वाला डाकिया नहीं रहेगा। वह उन अधूरी आत्माओं की सेवा करेगा, उनके दर्द को समझेगा, उनकी आवाज बनेगा। वह बूढ़े पोस्टमास्टर ने कहा, तुम्हें और भी ऐसे मामले मिलेंगे, ऐसे खत जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा क्योंकि हर खत, हर चिट्ठी एक नई कहानी कहेगी, एक नई चुनौती देगी। गोपाल के दिल में जो कुछ भी था वह उस बूढ़े के शब्दों ने और मजबूत कर दिया। वह अब एक मिशन पर था, डाक विभाग की उस चुप्पी को तोड़ने का जो कई अनसुलझी कहानियों के पीछे छुपी थी। अगले कुछ हफ्ते गोपाल ने डाक विभाग के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, पुराने चिट्ठियों की तह तक पहुंचने की कोशिश की। उसे ऐसे कई खत मिले जो वर्षों से डाकघर की किसी कोने में धूल फांक रहे थे। उनमें से कुछ चिट्ठियां अधूरी थीं, कुछ पर शिकने थीं और कुछ में ऐसी बातें लिखी थीं जो सुनने में अजीब लगती थीं, जैसे कि आत्माओं की पुकार। एक शाम जब गोपाल डाकघर के पुराने तलों में बैठा था, तभी उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाना, मैं यहां फंसी हूं। चिट्ठी का पता भी अधूरा था। गोपाल के हाथ कांपने लगे। यह वही काम था जिसके लिए वह जी रहा था। वह समझ गया कि यह केवल शुरुआत थी। उस रात उसे फिर से वही सपना आया, पीले फ्रॉक वाली बच्ची गौरी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और छाया थी, एक अधूरी आत्मा जो किसी उत्तर की तलाश में थी। गोपाल की हृदय स्पंदन तेज हो गई। उसने जाना कि अब उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। डाक विभाग के भीतर जो चुप्पी थी वह अब टूटी जानी थी। गोपाल जानता था कि हर खत, हर चिट्ठी
किसी न किसी अधूरी कहानी का आखिरी हिस्सा होती है। वह तय कर चुका था कि वह इसे पूरा करेगा, चाहे उसे अपनी नौकरी से निकाला जाए, चाहे लोग उसे पागल समझें, वह पीछे नहीं हटेगा। एक दिन जब वह डाकघर से बाहर निकल रहा था तो अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबराकर मुड़ा तो देखा एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे। उसने गोपाल को फुसफुसाया, मेरे पति की चिट्ठी है आपके पास, वह पिछले 10 साल से नहीं लौटा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? गोपाल ने उसकी आंखों में झांका और उसे विश्वास दिलाया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अब यह जिम्मेदारी सिर्फ एक डाकिया का नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का विषय बन चुकी थी। यह एक सेवा थी जो कभी खत्म नहीं होगी। गोपाल के कदम अब और भी मजबूती से बढ़े। हर खत के पीछे एक कहानी, हर कहानी के पीछे एक आत्मा। वह उन आत्माओं की आवाज बनकर उनके लिए लड़ने वाला था। डाक विभाग की चुप्पी ने अब एक साजिश की तरह उसे घेर रखा था, लेकिन गोपाल का इरादा अब और मजबूत था। रात के अंधेरे में वह अकेला नहीं था, उसके साथ उन सभी अधूरी आत्माओं की ताकत थी जो उसके इंतजार में थी। गोपाल की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि अब वह कभी पीछे नहीं हटेगा। वह जानता था कि हर खत, हर चिट्ठी एक रहस्य छुपाए हुए थी और वह उस रहस्य को उजागर करने वाला था। अब गोपाल के सफर की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी, डाक विभाग की उस चुप्पी को तोड़ने की जो न सिर्फ कहानियों को दबाए रखती थी बल्कि उन आत्माओं को भी जिनका इंतजार था। कई महीने बीत चुके थे। बंबई से लौटने के बाद गोपाल का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर चिट्ठी को अलग नजर से देखता था, केवल कागज नहीं, जैसे किसी की अधूरी बात, कोई बंद कहानी या फिर किसी आत्मा की आखिरी सांस। उसके भीतर अब एक अजीब सी संवेदनशीलता घर कर चुकी थी। दिन के उजाले में वह वही सीधा साधा डाकिया था, पर रात की चुप्पियों में वह उन कहानियों के बीच भटकता जिनका अंत अभी बाकी था। डाकघर में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब गोपाल को चिट्ठियों का बैग सौंपा गया, उसमें एक लिफाफा देखकर उसका दिल ठिठक गया। उस पर लिखा था, श्रीमती सुनैना देवी, भुइयां गांव, वही नाम, वही कंप कंपाती हवा उसकी रीढ़ में फिर से उतरने लगी। उसने चिट्ठी को झोले में रखकर गहराई से सांस ली। आज का दिन फिर से उसकी किस्मत का इम्तिहान लेने वाला था। रेल से उतरते हुए गोपाल की आंखों में अतीत की धुंध छा गई। पिछली बार जब वह भुइयां गांव आया था तो गौरी की आत्मा से उसका सामना हुआ था और उस घटना ने जैसे उसकी दुनिया ही पलट दी थी। अब वह डर नहीं रहा था, लेकिन किसी अनकहे रहस्य की सिहरन उसके साथ चल रही थी। बस से उतरकर जब वह गांव की ओर चला तो पेड़ों की सरसराहट, खेतों की चुप्पी और सूनी पगडंडी, सब कुछ जैसे उससे परिचित हो चुके थे। हवा ठंडी थी पर दिल गर्म। वह हर कदम पर सतर्क था। गांव में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि भले ही कुछ चीजें बदली हों, दीवारों पर नया चूना, कुछ घरों में टीन की छतें, लेकिन हवा में अब भी कुछ था जो थम नहीं पाया था। वह धीरे धीरे उसी पुराने रास्ते से गुजरा जहां पहली बार उसने पीले फ्रॉक वाली बच्ची को देखा था, लेकिन इस बार कोई बच्ची नहीं थी। हाँ, एक परछाई थी। सामने एक औरत खड़ी थी, सिर पर पल्ला डाले, गहरी आंखें, चेहरे पर थकान और आवाज में एक अजीब सी कंपी। क्या मेरा खत आया है? गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झोले में हाथ डाला और चुपचाप चिट्ठियों को एक एक कर देखना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने खुद को काबू में रखा। और फिर एक लिफाफा उसी नाम से, सुनैना देवी। उसने धीरे से वो खत औरत की ओर बढ़ाया। औरत ने चिट्ठी को दोनों हाथों से ऐसे थामा जैसे बरसों से इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कई जिंदगियों का दुख समाया हो। उसने गोपाल को देखा, एक हल्की मुस्कान दी और अगले ही पल हवा में धुंध सी बनकर गायब हो गई। ना कोई चीख, ना कोई डर, ना कोई भूतिया आभा, बस एक चुप्पी, और उस चुप्पी में एक सुकून। गोपाल की आंखें भर आईं, उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए। अब मैं समझ चुका हूं, मैं सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, मैं कहानियों का अंत पूरा करता हूं। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा,
उस मिट्टी को छूकर जिसने इतनी कहानियां छुपा रखी थी। आसपास खेतों में हल चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, मगर हवा में अब वो भारीपन नहीं था जो पिछली बार उसे चीरता था। कुछ बदल गया था, कोई हल्का हो गया था, कोई मुक्त। गोपाल ने धीरे से अपना झोला उठाया और गांव में बाकी डाक बांटने निकल पड़ा। हर घर में वह ध्यान से देखता, हर चेहरे में किसी अनकही कहानी को पढ़ने की कोशिश करता। गांव का एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आया। बाबू, ई तुम ही होवे ना, जे पहले भी गांव आए रहे? गोपाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, का बताई, तब से अजीब अजीब बातन हुई रहल बा गांव में। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी रूहें अब नजर नहीं खे आवत। एक सुकून बा सबके चेहरा पर। कहे पता नहीं। गोपाल ने गहराई से उस बूढ़े की आंखों में देखा। शायद अब कुछ खत अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बूढ़े ने उसका कंधा थपथपाया और चला गया। गोपाल जब उस रात गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत के घर रुका जो उसे जानती थी, और रात को फिर एक सपना आया। इस बार न कोई पीला फ्रॉक, न कोई खून से सनी छवि, बस एक रोशनी थी और उस रोशनी में कई चेहरे, और उन सब के होंठों पर एक ही शब्द, धन्यवाद। वह सपना ऐसा था जो डर नहीं, श्रद्धा जगा रहा था। वह एक अनुभव था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही गांव से निकल पड़ा, लेकिन अब उसकी चाल में न डर था न थकावट। अब वह डाकिये से कुछ ज्यादा बन चुका था। वह उन खतों का वाहक था जिनसे आत्माएं जुड़ी थीं। वह अब एक मुक्तिदाता था। रेल में बैठते वक्त उसने अपना झोला एक बार फिर टटोला। क्या पता अगला खत किस आत्मा का हो, किसकी कहानी अब भी अधूरी हो, और कौन उसके इंतजार में हो। किसी बंद खिड़की, सूने गलियारे या टूटी कब्र के पार। उसकी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी थी, और अब यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सफर था। अधूरी आत्माओं को उनके ठिकाने तक पहुंचाने का, उन खतों को उनके अंतिम पाठक तक पहुंचाने का। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगले खत में जो नाम होगा वो उसकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा होगा, क्योंकि अब जो चिट्ठी उसे मिलने वाली थी वह किसी और की नहीं, खुद गोपाल की अधूरी कहानी की शुरुआत करने वाली थी। बरसों बीत चुके थे। समय ने गोपाल की पीठ को झुका दिया था, बालों को सफेद कर दिया था और चाल को धीमा, मगर उसकी आंखों में वही पुराना तेज अब भी था, जैसे कोई चिट्ठी फिर से किसी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो। डाकघर के पीछे वही पुराना कमरा था जिसमें गोपाल अब भी बैठा करता था। उसके पास अब कोई पद नहीं था, पर सम्मान बहुत था। गांव के लोग अब भी सिर झुकाकर कहते, प्रणाम भूतों वाले डाकिया बाबू। उसका बेटा अंशु अब नया डाकिया बन गया था, जवान, तेज, आधुनिक। मगर एक बात में अब भी वही परंपरा जारी थी। हर सुबह अंशु अपने पिता के पैर छूता, फिर डाक थैला उठाकर निकलता, और गोपाल अपनी पुरानी अलमारी खोलता, जहां एक एक करके वो उन चिट्ठियों का पढ़ा करता जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची थी, मगर अब बस स्मृतियों में बसी थी। अलमारी में रखे खतों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन गोपाल उन्हें बहुत प्यार से साफ करता, जैसे किसी बेजुबान आत्मा की आवाज को दोबारा सुनने की कोशिश कर रहा हो। हर चिट्ठी, हर अक्षर उसे बीते हुए वो लम्हे याद दिलाता जो कभी सपने जैसे लगते थे, मगर अब उसके जीवन की सबसे सच्ची कहानी बन चुके थे। एक दिन की बात है, अंशु डाक लेकर लौटा और बोला, बाबा, आज एक बूढ़ा आदमी मिलने आया था। कह रहा था कि वो आपको जानता है, बहुत पुराना जान पहचान वाला है। मगर अजीब बात यह कि उसके साथ कोई नहीं था, और आते वक्त वो अचानक गायब हो गया, बिना कोई नाम बताए। गोपाल की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं। उसने धीमे से पूछा, उसने कुछ और कहा क्या? हाँ, अंशु ने जवाब दिया। उसने कहा, गोपाल से कहना मुझे मेरी बेटी मिल गई है, उसका खत अब मैंने पढ़ लिया है। गोपाल की रगों में सिहरन दौड़ गई। वर्षों पुरानी स्मृति जाग उठी। धारावी की वो गली, वो कांपते हाथों वाला आदमी, राजेंद्र प्रसाद। क्या वो था? उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। उसने चुपचाप अलमारी से गौरी की वो चिट्ठी निकाली जो अब पीले पड़ चुके कागज पर धुंधले अक्षरों में झलक रही थी। उसकी उंगलियां कांपी, आंखें भर आईं। उसने देखा
एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। कमरे का तापमान कुछ ठंडा हो गया था और तभी खट से दरवाजा खुला। गोपाल पलटा। दरवाजे पर वही बच्ची खड़ी थी, गौरी, पर अब वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि संतोष था। वह धीरे धीरे कमरे में चली आई, बोली, भैया आपसे मिलने आई हूं। अब पापा को मैं मिल गई हूं, पर मेरे जैसे और भी हैं जिनकी चिट्ठियां अब भी बंधी हुई हैं, धूल में, वक्त में, भूल में। गोपाल कुछ नहीं बोल पाया। उसकी जुबान सूख गई थी। बस इतना कर पाया कि सिर हिलाकर पूछा, कहां हैं वो चिट्ठियां? गौरी की मुस्कान गंभीर हो गई। उसने कमरे की अलमारी की ओर इशारा किया। वहीं है हर वो चिट्ठी जो कभी किसी पोस्टमास्टर ने अज्ञात पता कहकर लौटा दी, हर वो खत जिसे मृतक लिखकर फाड़ दिया गया, हर वो आखिरी शब्द जो इंतजार करता रह गया। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में समा गई और कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। अलमारी के भीतर अब तक जो चिट्ठियां चुपचाप पड़ी थीं, उनमें से कुछ अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा हो। अगली सुबह गोपाल ने एक नया काम शुरू किया, उन चिट्ठियों की सूची बनाना जो कभी नहीं पहुंची। हर चिट्ठी के साथ एक फाइल बनाना और पता लगाना कि जिनको भेजी गई थी क्या वो अब भी जीवित हैं? अगर नहीं तो क्या उनका कोई वारिस है? डाक विभाग के लोग पहले हंसे, फिर डरने लगे और अंत में सम्मान देने लगे। अब गोपाल सिर्फ एक रिटायर्ड डाकिया नहीं था, वह एक माध्यम बन चुका था, एक पुल जीवित और मृत के बीच। धीरे धीरे गांवों से खबर आने लगी, फलां घर में रात को कोई बच्चा खिड़की पर खड़ा दिखाई दिया, हाथ में चिट्ठी ली। किसी बूढ़ी औरत ने अपने सपने में अपने बेटे को देखा, कह रहा था, मां मेरा खत पहुंचा। गोपाल हर सपने को नोट करता, फिर अंशु को लेकर उस गांव में पहुंचता, पूछता, क्या कोई चिट्ठी वर्षों पहले खो गई थी? और धीरे धीरे एक नई परंपरा शुरू हुई, आत्मा पत्र सेवा। यह कोई सरकारी योजना नहीं थी, यह दिल से निकली एक रेखा थी जो आत्माओं को जोड़ती थी उनके अधूरे रिश्तों से। एक दिन गोपाल की तबीयत बिगड़ गई। बुखार बहुत तेज था, सांसें लड़खड़ाने लगी थी। डॉक्टर ने कहा उन्हें आराम की जरूरत है, मगर गोपाल की आंखें अलमारी की ओर टिकी थीं। अंशु ने वो अलमारी खोली और देखा एक नई चिट्ठी आई थी, बिना पता बिना नाम, बस ऊपर लिखा था, डाकिया बाबू के लिए आखिरी संदेश। अंशु ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, गोपाल भैया, आपने हमें रास्ता दिखाया, आपने हमें सुना, समझा और मुक्त किया। अब आपकी यात्रा पूरी होने वाली है, पर चिंता मत करना, आपका बेटा अब हमारी चिट्ठियां पढ़ता है, अब वो रास्ता जानता है। अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी क्योंकि आपने हमारा बोझ उठाया। धन्यवाद अधूरी आत्माएं। उस रात गोपाल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो एक डाकिये को मिलती है जब वो जानता है कि आखिरी खत अपने मुकाम तक पहुंच गया है। गांव में अगली सुबह एक जुलूस निकला। गोपाल का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया गया। कंधा देने वालों में पोस्टमास्टर से लेकर गांव का बच्चा तक शामिल था और उसकी समाधि पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहां विश्राम कर रहे हैं गोपाल, जो डाकिया नहीं दूत थे, जिनके पास वक्त की डाक थी और आत्माओं की मंजिल। वर्षों बीत गए, लोग अब भी चिट्ठियां लिखते हैं, अब भी कोई ना कोई डाकिया उन्हें लेकर निकलता है, मगर जब कभी किसी डाकिये को जंगल के रास्ते में कोई परछाई दिखे, कोई बच्ची मुस्कुराकर पूछे, क्या मेरा खत आया है, तो समझ जाना गोपाल अब भी कहीं वहीं है, अपनी साइकिल के हैंडल पर थैला टांगे और उस अधूरी चिट्ठी को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए चुपचाप आगे बढ़ता हुआ। कहानी अब खत्म नहीं होती क्योंकि कुछ चिट्ठियां आज भी सफर में साउन हैं और कुछ आत्माएं आज भी इंतजार में। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।